तो बच्चों, बेटा आज की क्लास में जो हमारा गोल है वो न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और माइक्रोबॉडीज को कवर करना है, जो कि हमारे इस चैप्टर के आखिरी कुछ टॉपिक्स है। ठीक है, ये आखिरी कुछ हमारे जो हमारा सेल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है उसके ये कुछ आखिरी हिस्से हैं। और इसके बाद में ये जो चैप्टर है वो बेटा वो हमारा खत्म हो जाएगा। और हम इसके बाद में शुरू करेंगे क्या, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या शुरू करेंगे? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्लियर है? चलिए, तो बेटा आज का जो हम सबसे पहले टॉपिक उठाने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियस। किसकी बात करेंगे बेटा? न्यूक्लियस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, बायोलॉजी में एक रूल है कि जब भी हम कोई भी ऑर्गेनेल को स्टडी करते हैं, जब भी हम किसी के बारे में भी स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से बायोलॉजिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा करी गई थी। ठीक है, न्यूक्लियस को बेटा हम बोलेंगे ब्रेन ऑफ द सेल। अगर बेटा इसके हम साइज की बात करें तो एक सेल में सबसे जो लार्जेस्ट साइज होगा वो न्यूक्लियस का ही होगा। ठीक है, और ये स्पेशलाइज्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। और बेटा ये प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज हैं जिसके पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। देखिए, ये रहा हमारा सेल। सेल के अंदर बेटा सेंट्रली लोकेटेड एनिमल सेल में पाया जाएगा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियोलस, जहाँ पर पाए जाएंगे हमारे जीन्स। जीन्स के ऊपर हमारे क्रोमोसोम, एंड देन फाइनली वहाँ पे क्या है, सॉरी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स, और वहाँ पर हमारी है प्रॉपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद में मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। अब बेटा क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल था उसको हमारे एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने बेटा क्या किया कि इस मटेरियल को लिया और डाइस के साथ में स्टेन किया। जब इन्होंने इसको स्टेन किया तो उन्हें वो मटेरियल फाइबर्स की तरह दिखा और उन्होंने इसको नाम दे दिया क्रोमैटिन फाइबर्स। क्लियर है इतना? न्यूक्लियस के बारे में इतनी चीजें क्लियर है। अगले पॉइंट्स में बेटा हमने देखा था इनका लोकेशन कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा इसका रीजन मैं आपको एनिमल और प्लांट के बीच में जब मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करवाया था, मैंने तब भी आपको ये रीजंस बेटा बताए हुए थे कि जो एनिमल सेल है उसमें जो न्यूक्लियस रहेगा वो सेंट्रली लोकेटेड रहेगा, जबकि जो प्लांट सेल है बेटा वहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो पेरी पेरी की तरफ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि प्लांट सेल में जो मैक्सिमम 90% स्पेस है वो वैक्यूल्स कवर कर लेंगे, तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो पेरी पेरी की तरफ चला जाएगा। तो centrally located in animals, whereas located at the periphery in the plant cell, usually found in the main area of maximum metabolic activities। अगर कोई आपसे पूछे कि सेल में न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, तो बेटा वहाँ पाया जाता है न्यूक्लियस जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मैक्सिमम होने की संभावना है। बेटा शेप की अगर हम देखें इसका, तो जनरली राउंड होगा या फिर ओवल स्ट्रक्चर में आपको दिख जाएगा। उसके बाद में बेटा हमने किया था बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ सेल। तो बेटा सेल में क्या क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, प्रोटीन्स पाई जाएंगी, एंजाइम्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो हमने इन्हीं को अलग अलग करके इनका जो एनालिसिस था वो कर लिया था। तो सबसे पहले अगर बेटा हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का अमाउंट है 9 से लेके 12% तक। ठीक है, आरएनए जो है दैट इज 5%, जो हमारा फैट यानी कि जो हमारा लिपिड रहेगा वो 3%, बेसिक प्रोटीन यानी कि जो प्रोटीन हमारी अल्कलाइन रहेंगी नेचर में 15%, और एसिडिक प्रोटीन, न्यूट्रल प्रोटीन्स और एंजाइम्स मिला के हमारा बना रहे थे 65% पोर्शन। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में बेटा मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि जो इंटरफेज यानी कि जो सेल डिवीजन के टाइम पे जो एक स्टेज आती है इंटरफेज स्टेज, वहाँ बेटा अगर हम देखें तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ जब न्यूक्लियस प्रेजेंट जो रहता है वो हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेगा, एलैबोरेटेड रहता है, और उसके पास में होंगे न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स जिनको हमने नाम दिया था क्रोमैटिन फाइबर्स। उसके बाद में बेटा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगी और वेल डेवलप्ड होगा क्या, न्यूक्लियोलस। उसके बाद में बेटा हमने देखा था इनके स्ट्रक्चर। सपोज दिस इज अ सेल, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को क्या कर रही है, कवर अप कर रही है। तो इसका अगर सबसे पहला फंक्शन मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया कि ये न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को सेल के बाहर के फ्लूइड से मिक्स होने से बचाती है, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो हमारा है उनका मिक्सिंग होने से बचाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसी के बारे में बेटा हम बात कर रहे थे, सेपरेट्स न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। उसके बाद में दूसरा फंक्शन क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसको सेल के बाहर के सरफेस की तरफ बाउंड रखेगा। दिस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस, और इन स्पेसेस को बेटा हमने नाम दिया था पेरी न्यूक्लियर स्पेसेस। क्लियर है? हम्म
क्या नाम लिया था बेटा? पेरी न्यूक्लियर स्पेसिस। ठीक है, अब जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन रहेगी, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर वाला हिस्सा, देखिए हम्म बेटा मैं एक सेल का रफली डायग्राम बता रही हूँ, जिससे कि आपको न्यूक्लियस के अंदर के सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो समझ में आ जाएं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये हमने एक सेल का बेटा डायग्राम बना लिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइट्स लेवल, हम लोग साथ में लेवल करते हैं इसको। दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो बेटा फ्लूइड दिख रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। और ये जो मैंने बड़ा सा सेंट्रल स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियर के बाहर जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है बेटा, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके हमने सारे के सारे अभी फंक्शंस जो हैं वो नोट करे हैं। अब जो इसका आउटर मेम्ब्रेन रहेगा, यानी कि जो न्यूक्लियस के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन बेटा प्रेजेंट है, है, यानी कि देखिए एक होगा अंदर वाला पार्ट जो न्यूक्लियोलस के हिस्से में होगा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में होगा। सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका मान लीजिए बाहर, ये 3D स्ट्रक्चर इसको मान लीजिए, ये इसका बाहर का स्ट्रक्चर है, ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर है। तो बेटा जो बाहर वाला स्ट्रक्चर रहेगा वो साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में रहेगा, और जो हमारा अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो बेटा लिख लीजिए, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। outer membrane the outer membrane remain continuous with ER। क्या बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था कि न्यूक्लियस के ही बाहर वाली सतह पे हमें देखने को मिल जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ईआर जो होंगे बेटा, ये ऐसे वैसे ईआर नहीं होंगे, इनके पास में होंगे विद राइबोसोम्स। यानी कि कौन से ईआर होंगे, RER। कौन से आर होंगे, RER। ठीक है, यानी कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा, यहीं पे हमारे कहीं पाए जाएंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन से ER, RER। और यही बेटा आसपास इनके ही हमें देखने को मिल जाएंगी हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। क्या देखने को मिल जाएंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। तो बेटा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर हुआ। अगला जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है जिसकी हम बात करेंगे, दैट विल बी न्यूक्लियर पोर। अब ये न्यूक्लियर पोर, बहुत से बच्चों ने तो ये बेटा पहली बार सुना होगा कि आखिर ये न्यूक्लियर पोर क्या होता है। ठीक है, पता है किसी को, किसी को पता है तो आंसर करिए कि न्यूक्लियर पोर क्या होता है। बेटा नाम से ही पता लग रहा है कि न्यूक्लियस कई जगह पे बेटा कुछ पोर्स के द्वारा इंटरप्टेड रहता है। ठीक है, देख लीजिए, द न्यूक्लियस इज इंटरप्टेड एट certain places by number of pores। यानी कि छोटे छोटे बेटा, छोटे छोटे से जो होल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, जिनको हम बोल रहे हैं पोर्स। ठीक है, अब ये पोर्स बनते कैसे हैं अब ये पोर्स बनते कैसे हैं? जब भी कोई दो मेम्ब्रेन आके आपस में फ्यूज करेंगी तो वहां पर एक छोटा सा बेटा होल बन जाएगा, जिसको हमने बोला पोर्स। ठीक है, लिख लीजिए, विच आर फॉर्म्ड, विच आर फॉर्म्ड वाया फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। यानी कि जहां पर भी
दो मेम्ब्रेन्स का फ्यूजन चल रहा होगा, वहां पर हमें क्या दिखाई देंगे, वहां पर हमें पोर्स दिखाई देंगे। ठीक है, अब इनका कुछ ना कुछ तो फंक्शन होता होगा, तो बेटा जितना भी हमारा आरएनए और इन सब चीज़ों का पैसेज होता है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। तो फंक्शन में बेटा हम नोट कर लेंगे कि दीज आर दी पैसेजेस, फंक्शन नोट कर लीजिए, फंक्शन दीज आर दी पैसेजेस वाया विच, जिसके थ्रू क्या होगा, मैंने बताया अभी आपको, जो भी आरएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो हमारा आरएनए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो सब इन्हीं के सहायता से होगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ आरएनए, मूवमेंट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितना भी हमारे आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मूवमेंट होगा वो बेटा इन्हीं पोर्स के माध्यम से होगा। और साथ ही साथ में बेटा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का भी, और साथ ही साथ में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का भी। अब बेटा ये जो ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज नॉट यूनी डायरेक्शनल, दिस इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, takes place in both the directions, in both the डायरेक्शन। अब बेटा दोनों डायरेक्शन यहाँ पर कौन से हो जाएंगे हमारे, एक तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, और दूसरा हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। क्लियर है ना, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। एनी डाउट, कोई भी डाउट है बेटा, कोई भी समस्या है, कोई समस्या, आगे चले बेटा। जहां हमने न्यूक्लियस का इंट्रो लिखा था वहां पे मैं आपको 2 पॉइंट्स और लिखवाऊंगी। जनरली there is only one nucleus per cell। और बेटा ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स है जिनके पास में खुद का न्यूक्लियस ही नहीं होता है, तो हमें एक पता है, दैट इज आरबीसी। आरबीसी के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी हमें नोट करने हैं। एक मिनट रुकिएगा। हम्म, तो ये बेटा स्टेटमेंट हमने लिख लिया कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन बहुत बार ऐसे सेल्स भी देखे हैं जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस सेल्स आर ऑल्सो सीन, कुछ फंजाई में दिखेगा, कहाँ, इन सम फंजाई। और एक तो बेटा बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो कि है हमारी स्केलेटल मसल्स। कौन है, स्केलेटल मसल्स। क्लियर है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमसे मिस हो गया था जो हमने अब नोट कर लिया है। जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, लेकिन जो हमारे मल्टी न्यूक्लियेट सेल्स हैं वो भी देखे जाते हैं, जो कि कुछ फंजाई में देखने को मिलेंगे और स्केलेटल मसल्स में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देयर आर सम सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, सेल्स विदाउट न्यूक्लियस। और बहुत बेटा कॉमन एग्जांपल है, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि हमारी आरबीसीज, जो कि हमारी सेल थ्योरी के लिए भी एक्सेप्शन है। क्लियर है, आगे आगे चलते हैं बेटा। हमने कहाँ पे छोड़ा था, हाँ यहाँ पे थे हम। ठीक है, न्यूक्लियर पोर के फंक्शंस को हम नोट कर चुके थे। तीसरा जो हमारा ऑर्गेनेल रहेगा जिसके बारे में बेटा हम बात करेंगे, दैट विल बी न्यूक्लियोप्लाज्म। द फ्लूइड filled inside the nuclear membrane।
है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होने वाला फ्लूइड, उसको हमने नाम दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। बेटा कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होगा। कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। सेमी फ्लूइड रहेगा नेचर में, मतलब एकदम पानी की तरह नहीं है ना। सेमी फ्लूइड रहेगा नेचर में। और बेटा ये रहेगा कॉलॉइडल, दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट। कैसा रहेगा? कॉलॉइडल रहेगा। ठीक है, यानी कि कुछ कुछ चीजें इसमें मिक्सअप रहती हैं, तो अपीयरेंस में ये दिखेगा आपको कॉलॉइडल। उसके बाद में बेटा इसके पास क्या होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ मैनी एंजाइम्स। बहुत सारे बेटा इस न्यूक्लियोप्लाज्म के पास क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट है? बहुत ज़्यादा मात्रा में एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। और एंजाइम्स के साथ साथ बेटा है बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। अगेन बेटा आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं बताइए। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं बताइए, आंसर करिए। हम्म, बेटा लिख लीजिए, मॉलिक्यूल्स composed of nitrogenous base। नाइट्रोजनस बेस यानी कि वो कंपाउंड्स जिसके साथ में क्या अटैच्ड है? नाइट्रोजन का एक बेस अटैच्ड है, उनको हमने बोला न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अनदर ऑर्गेनेल जिसके बारे में बेटा हम बात करेंगे दैट विल बी न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्या होगा? न्यूक्लियस की मैट्रिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। बेटा मेन अरीना तो यही होगा, है ना। यानी कि जो मेन एक्टिविटीज होंगी न्यूक्लियस के अंदर, मेन अरीना, मेन एक्टिविटी वाला पोर्शन कौन हो जाएगा हमारा? हम्म, मेन बेटा हमारा एक्टिविटी वाला पोर्शन कौन हो जाएगा? न्यूक्लियस की मैट्रिक्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ फाइन फिब्रिल्स यहाँ पे देखे जाएंगे, छोटे छोटे फिब्रिल्स के बेटा आपको यहाँ पे नेटवर्क दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क्स हैं बेटा ये कुछ तो काम करेंगे ही, है ना। और ये बने किसके होते हैं? ये बेटा फिब्रिल्स बने होंगे ऑफ एसिड प्रोटीन, यानी कि एसिडिक प्रोटीन के बने होंगे। जो प्रोटीन्स एसिडिक होती है नेचर में, ये जो बेटा नेटवर्क है ये एसिडिक प्रोटीन के बने हुए हैं। और बेटा ये क्या करेंगे? इनका फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन एज स्कैफोल्ड फॉर क्रोमैटिन। जो हमारा क्रोमैटिन यानी कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है, उसके लिए ये स्कैफोल्ड की तरह फंक्शन करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? अब एक जो मेन ऑर्गेनल हमारा बच रहा है न्यूक्लियस का, दैट इज न्यूक्लियोलस। दैट इज न्यूक्लियोलस। central ball like structure present centrally in न्यूक्लियस। देखिए अगर एनिमल सेल की बात करें तो न्यूक्लियस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेंटर। इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंट्रल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसको हमने बोला क्या? जिसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोलस। ठीक है, जिसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोलस। इट इज नेकेड सर्कुलर। है कैसा है? नेकेड स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ में बेटा सर्कुलर स्ट्रक्चर है और इसके पास में कोई भी मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है। और बेटा ये क्रोमैटिन से स्पेसिफिक रीजन से अटैच रहेगा। इट इज फाउंड अटैच्ड टू क्रोमैटिन
at specific regions. क्लियर? ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा। जो हमारा न्यूक्लियोलस है इसके बारे में क्लियर हो गया। अब बेटा मैं आपको एक नोट बनवाती हूँ। बेटा सबने ये शायद शब्द सुना हो, न्यूक्लियोलाई। ये शब्द सबने शायद सुना होगा, न्यूक्लियोलाई। अब ये न्यूक्लियोलाई जो है बेटा ये क्या होती हैं? तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाई जाएंगी। न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। है जो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाई जा रही है। बेटा ये एक्टिव राइबोसोमल और आरएनए सिंथेसिस के लिए स्पेशल साइट्स है। दीज आर स्पेशल साइट्स साइट फॉर आरएनए एंड राइबोसोमल सिंथेसिस। बेटा क्लियर है सारी चीजें? सारा कुछ क्लियर है? न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ क्लियर है अब? चलिए हम देखते हैं इसको एनसीईआरटी में हमारी क्या बोल रही है। पहले डायग्राम हम देखेंगे, आ जाइए। बेटा ये एक सेल था, उसके न्यूक्लियस को हमने ऊपर से एक तरफ से खोल लिया है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम स्टडी करेंगे। बेटा न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे आपको दिख रहे हैं राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद में ये जो न्यूक्लियर का आउटर वाला स्ट्रक्चर है, आउटर वाली जो हमारी मेम्ब्रेन है उसको हमने बोल दिया न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो बेटा अंदर ये जो फ्लूइड आपको फील्ड दिख रहा है दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है, क्या मटेरियल, यानी कि न्यूक्लियर का मटेरियल है, उसको हमने बेटा नाम दे दिया क्रोमैटिन। क्या नाम दिया? क्रोमैटिन। और उसके अंदर भी बेटा ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज ओवल इन शेप, दिस इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियस। और बेटा ये हमारे प्रेजेंट है न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स कब बनेंगे? जब कोई भी दो मेम्ब्रेन आपस में अटैच होंगी। किस फंक्शन में बेटा काम आएगा? सॉरी, ये जो हमारा न्यूक्लियर बेटा पोर है ये आरएनए और राइबोसोम के जो हमारा ट्रांसफर होगा सेल टू साइटो सॉरी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, इसको ये फैसिलिटेट करवाएगा। एक बार हम अपने सारे नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद बेटा हम इसको एनसीईआरटी से कर लेंगे। आ जाइए। तो बेटा हमने न्यूक्लियस की बात की। न्यूक्लियस को 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया था, पहली बार देखा था। न्यूक्लियस को बेटा हम सेल का ब्रेन बोलेंगे क्योंकि वो मेन अरीना है जो कि सब पूरे सेल को कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रेन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियोलस, उस न्यूक्लियोलस के पास में होंगे हमारे क्रोमोसोम्स और उन क्रोमोसोम पे लीनियरी फैशन में अरेंज रहेंगे हमारे जीन्स। और जीन्स ही वो बेटा है जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है और मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस को जब न्यूक्लियस के मटेरियल को जब स्टेन किया अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग ने तो उन्होंने देखा और उस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया क्रोमैटिन फाइबर्स। जनरली एक न्यूक्लियस ही एक सेल में पाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बात एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के पास में ऐसे सेल्स भी हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, यानी कि उनमें मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, कुछ फंजाई आ जाएंगे, हमारी स्केलेटल मसल्स आ जाएंगी। उसके बाद में बेटा कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर न्यूक्लियस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आरबीसी दैट इज एरिथ्रोसाइट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ, वरना बच्चे समझेंगे स्केलेटल मसल्स जो है इसमें भी आरबीसी। इन सम फंजाई प्लस स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब क्लियर है बेटा? आगे चलें।
आगे बेटा हमने देखा था कि लोकेशन के आधार पे हमने बात किया था कि जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट कहाँ रहेगा। तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो एनिमल्स में सेंट्रली प्लेस्ड है, जो हमारे प्लांट्स हैं वहाँ पर ये पेरीफेरी पे रहेगा। क्यों पेरीफेरी पे है? क्योंकि प्लांट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो वैक्यूल कवर कर लेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी की तरफ चला जाएगा। उसके बाद में मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिस अरीना में भी, जिस एरिया में हो रही होंगी, वहाँ पर न्यूक्लियस हमारा पाया जाएगा। और अगर इसके बेटा हम शेप की बात करें, जनरली स्फेरिकल होता है, राउंड ओवल देखने को मिल जाता है। देन हमने बेटा किया न्यूक्लियस का बायोकेमिकल एनालिसिस। तो डीएनए यहाँ पर पाया गया 9 से 12%, जो हमारा आरएनए था वो हमारा पाया गया 5%, जो लिपिड्स हमारे थे बेटा देवर कितने 3%। उसके बाद में बेटा जो बेसिक प्रोटीन्स थी वो थी हमारी 15%, और जो 65% हमारा पोर्शन था दैट वाज कवर्ड अप बाय जो हमारी न्यूट्रल प्रोटीन्स थी, जो हमारी एसिडिक प्रोटीन्स थी, और जो हमारे एंजाइम्स थे। उसके बाद में बेटा जो हमारा इंटरफेज यानी कि जब हमारा सेल डिवीजन का इंटरफेज वाला फेज आता है, उस वाले फेज में जो हमारा न्यूक्लियस होगा उसके पास में हाईली एक्सटेंडेड और एलाबोरेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स ज़्यादा डेवलप्ड होती है और होता है क्या, न्यूक्लियोलस। ठीक है। देन बेटा हमने ये अपना एक सेल्फ डिजाइन डायग्राम बनाया था जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसका मेन फंक्शन रहेगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेटेड रखना। तो इन सारे ऑर्गेनल्स को बेटा हमने अलग अलग करके स्टडी कर लिया था। सबसे पहले हमने बात की थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा बेटा सबसे पहले आउटर स्ट्रक्चर है, उसके बाद में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा उसका मेन फंक्शन रहेगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उन दोनों की जो उन दोनों का आपस में मिक्सअप नहीं होने देना है। उसके बाद में न्यूक्लियस को बाहर की तरफ बाउंड रखता है, और दिस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेसेस। उसके बाद में जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर वाला स्ट्रक्चर रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज के साथ में, या हम बोले तो कौन सी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ में कंटिन्यूअस रहेगा। उसके बाद में अनदर ऑर्गेनिल्स दैट वी टॉक्ड अबाउट वाज न्यूक्लियर पोर्स। बेटा नाम से ही पता लग रहा है पोर्स है यानी कि छोटे छोटे से कहीं पर छेद प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब ये छेद बनते कैसे हैं? जब भी देखिए ये कोई एक चीज़ है, ठीक है, ये कोई एक सरफेस है, ये कंटिन्यूअसली रन कर रहा है बैक टू फोर्थ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन सपोज बेटा वी ब्रिंग अनदर थिंग, ठीक है, हम कोई और एक चीज़ लेके आते हैं और दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, हम कितना भी ज्वाइन कर लें बेटा दोनों के बीच में एक स्पेस रह जाएगा। ठीक है, और उस स्पेस को हमने बोल दिया पोर। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारे न्यूक्लियर पोर्स हैं ये कब बनते हैं? जब दो मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा तो वहाँ पर छोटे छोटे स्पेसेस बन जाएंगी जिनको हमने बोला पोर्स। द न्यूक्लियस इज इंटरैक्टेड एट सर्टेन प्लेसेस बाय नंबर ऑफ पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। अब बेटा ये पोर बना है तो फालतू में तो नहीं बना होगा, ये भी कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये क्या कहता है कि आरएनए और जो हमारी राइबोसोम्स होते हैं ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं दैट इज न्यूक्लियस टू सेल या साइटोप्लाज्म, या फिर साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। ये जो यानी कि बोथ बाई डायरेक्शनल जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको ये फैसिलिटेट करवाएंगे। क्लियर है? सारी चीज़ें क्लियर है? उसके बाद में तीसरे ऑर्गेनिल में बेटा हमने बात की थी न्यूक्लियोप्लाज्म की। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो बेटा ये हमारा कैसा सेमी फ्लूइड है। उसके बाद में क्या है? फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस भी बेटा इसको हम बोलते हैं। ये कॉलॉइडल होगा, देखने में कॉलॉइडल आपको दिखेगा। और बेटा ये है कैसा? इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहने वाला क्या हमारा फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद में इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। देन केम हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और हाँ, न्यूक्लियोसाइड मैंने बेटा क्या बताया था, ये सब हम करेंगे डीएनए आरएनए जब करेंगे तब। लेकिन न्यूक्लियोसाइड का मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कि वो मॉलिक्यूल्स है जिनके पास में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स बेटा ये क्या है? फाइन फिब्रिल्स ऑफ एसिडिक प्रोटीन का एक नेटवर्क बन गया है जो कि हमारे क्रोमेटिन्स के लिए एज अ स्कैफोल्ड फंक्शन करेगा। क्लियर है? नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर ऑर्गेनेल इनसाइड द न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियोलस। बेटा ये सेंट्रल वॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रली प्लेस्ड है न्यूक्लियस में, नेकेड है, सर्कुलर है, और बेटा ये क्रोमेटिन से सर्टेन स्पेसिस पे आपको अटैच
मिलेगा। उसके बाद में बेटा हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात की, दो इज वन न्यूक्लियोलाई। अब ये न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं, तो ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाएंगे जहाँ पर आरएनए और राइबोसोमल का सिंथेसिस होगा। उसके बाद में बेटा हमने ये डायग्राम भी देख लिया था। अब हम कहने चल रहे हैं इसको एनसीईआरटी से थ्योरेटिकली। ये थे रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। कौन से साल में हुआ था? 1831। क्लियर? आ जाइए, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। Nucleus as a cell organelle was first discovered by Robert Brown as early as 1831. Later, the material of the nucleus, strained by the basic dyes, was given the name chromatin by Alexander Fleming. The interphase nucleus has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers known as chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies known as nucleoli. Nucleoli बच्चा मैंने आपको बता दिया है क्या है, मेन एरिया जहाँ पर हमारा राइबोसोमल और आरएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद अ स्पेस बिटवीन them is known as perinuclear spaces, forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. Basically दोनों फ्लूइड को सेपरेट रखना। The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it. That means यहाँ पे कौन से हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? आगे चलते हैं। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of its two membranes. These nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction. दोनों डायरेक्शन कौन होगी? पहली तो होगी न्यूक्लियस से सेल और दूसरी सेल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, दूसरी होगी साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म normally there is only one nucleus per cell. Variations in the number of nuclei are also frequently observed. Okay, we have already given the example. Some mature cells even lack nucleus, that is erythrocyte of many mammals and sieve tubes cell of vascular plants. ठीक है, उसके बाद में the nuclear would you consider these cells as living? Yes बेटा, they are considered as living but they are exception to cell theory. But they are exception to cell theory. सेल थियरी। आगे चलते हैं। The nuclear matrix or the nucleoplasm contains nucleolus and chromatin. The nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm. The content of the nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane-bound structure. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis. तो यहाँ पे बेटा हमारा जो न्यूक्लियस है that is completed. अगली बेटा जो हम बात करने चल रहे हैं दैट इज क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं यानी कि हमारे क्रोमोसोम्स, उनकी हम बात करेंगे अब। ठीक है, पानी पी लीजिए आराम से, मैं भी पी लेती हूँ। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऑल्सो दे आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि थ्रेड या फिर रोप जैसे आपको इनके रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा इनकी बॉडी में आपको देखने को, किसकी? क्रोमोसोम की बॉडी में देखने को मिल जाएंगे। डीपली स्टेनेबल यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेन करके स्टडी किया जाता है, डीपली स्टेनेबल भी होने चाहिए और साथ ही साथ में कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर होते हैं जो कि हेरिडिटी रहेंगे। कंडेंस्ड
chromatin fibers generally responsible for heredity. ठीक है, जो कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। अब ये जो क्रोमैटिन रहेंगे बेटा, क्रोमैटिन के पास होगा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स। ये भी लिख लीजिए, क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ ए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। ये प्रोटीन बेटा बहुत काम आएगी आगे। कौन सी प्रोटीन काम आएगी? हिस्टोन प्रोटीन बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे। ठीक है, तो इनके पास है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, और साथ ही साथ में कुछ आरएनए होंगे, सम आरएनए and some non-stone protein as well. Some non-stone बेटा एक बार ये क्वेश्चन था, काफ़ी पहले था, आई थिंक 2003 या 4 में ये क्वेश्चन आया था। एक स्टेटमेंट इन लोगों ने दे रखा था, इनके वालों ने, कि क्रोमोसोम ओनली कंसिस्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो यू हैव टू रिमेंबर कि सिर्फ हिस्टोन नहीं होती हैं, बाकी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं जो कि नॉन हिस्टोन रहेंगी। ठीक है, उसके बाद में अब हम एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उससे पहले इधर आ जाइए। ओके, तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? क्रोमोसोम का। ये जो अंदर बेटा आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, द क्रोमैटिन, दिस इज टीलोमेयर्स, एंड ये एक शॉर्ट आर्म दिखा दी, एक इन्होंने लॉन्ग आर्म दिखा दी, और बीच में जो इन्होंने सेंट्रल स्ट्रक्चर दिखाया है दैट इज सेंट्रोमेयर, जहाँ से हमारा क्रोमोसोम, जो हमारी क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं वो अटैच हो रही है। ठीक है, चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ही होता है बेटा, है ना? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको क्रोमोसोम का देखने को मिल जाएगा। अब हर क्रोमोसोम के पास में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं जिनको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम have constrictions known as, क्या बोला बेटा हमने? सेंट्रोसोम्स। क्या बोल दिया हमने? सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर है ना? ये वाला स्ट्रक्चर बेटा, ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर बीच में दिखाई दे रहा है, हमने जो ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है इसको हमने क्या नाम दिया? सेंट्रोमेयर। ठीक है, क्लियर है? इसको हमने नाम दे दिया सेंट्रोमेयर। आगे चलें। On the sides of cytoplasm, disc-like structures are present. Known as kinetochore। मतलब समझे? यानी कि ये जो हमारा on the sides of centromere, सॉरी, सेंट्रोमेयर के ही साइड्स पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको हमने नाम दिया काइनेटोकोर्स। अब सेंट्रोमेयर की पोजीशन के आधार पे हम क्रोमोसोम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ on the
basis of presence of centromere, presence of centromere, chromosomes are classified थ्री कैटेगरी, यानी कि ये सेंट्रोमेयर कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, इस आधार पे हमने क्रोमोसोम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी बताती हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। यानी कि ये जो बेटा हमारा सेंट्रोमेयर था, इसकी पोजीशन के आधार पे हम क्रोमोसोम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने में? 4 में। चलिए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और किलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और किलोसेंट्रिक। ठीक है, किलोसेंट्रिक, लास्ट विल बी टीलोसेंट्रिक। क्लियर है? यानी कि ये सेंट्रोमियर कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है, उसके आधार पे हमने क्रोमोसोम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, पहले बेटा मैं इन सबके एक डायग्राम बना देती हूँ जिससे कि हमें इजी रहेगा। ठीक है, चलिए, अगर बेटा मेगा सेंट्रिक की बात करें, मेगा सेंट्रिक में बेटा जो हमारा सेंट्रोमियर रहेगा वो एकदम बीचों बीच में प्रेजेंट रहेगा। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? बीचों बीच में। ठीक है, लिख लीजिए, सेंट्रोमियर प्लेस्ड सेंट्रली इन मेगा सेंट्रिक। है, अब हम बात करेंगे बेटा सब मेगा सेंट्रिक की, सब मेगा सेंट्रिक की। तो बेटा जो हमारे सब मेगा सेंट्रिक होंगे, इसमें थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। लिख लीजिए, ये हमारा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे अवे फ्रॉम सेंटर, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा ही हमारे दूर रहेंगे। क्या? जो हमारा सेंट्रोमियर है उससे थोड़ी ही दूर पे हमारी आर्म्स प्रेजेंट रहेंगे। बेटा इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं सेटेलाइट। चलिए, अब हम आते हैं एक्रोसेंट्रिक पे। तो बेटा हमारे एक्रोसेंट्रिक में देखिए क्या हो जाएगा कि जो हमारा क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ले जाएगा, यानी कि किसी एक एंड की तरफ जाके झुक जाएगा। ठीक है, यानी कि नियर वन एंड, नियर वन एंड। देखिए, दिस इज आवर सेंट्रोमियर,
यानी कि एक एंड के आसपास ही हमारा जो सेंट्रोमियर है वो प्रेजेंट होगा। अब बेटा अगर हम बात करें टीलोसेंट्रिक की बात करें, एक मिनट रुकिए उससे पहले, सेंट्रोमियर नियर वन एंड। अगर बेटा टीलोसेंट्रिक की बात करें तो ऑलमोस्ट जो हमारा सेंट्रोमियर है वो लास्ट में ही प्रेजेंट होगा। यानी कि देखिए यहाँ ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया, इस तरीके का आपको अपीयरेंस देखने को मिल जाएगा। यानी कि टर्मिनल सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट टर्मिनल एंड। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, यानी कि जो टीलोसेंट्रिक में जो हमारा सेंट्रोमियर है वो एकदम मतलब एक एंड के पास में ही प्रेजेंट रहेगा। तो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन दी नंबर, बेस्ड ऑन दी नंबर। आगे चले, चलिए एक नोट बच रहा है बेटा, इसके अलावा हमारे जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार ये देख लीजिए बेटा, ये डायग्राम देख लीजिए एक बार। दिस इज मेटासेंट्रिक वेयर द सेंट्रो, दिस इज मेटासेंट्रिक जहाँ पे जो हमारा सेंट्रोमियर है वो सेंट्रली लोकेटेड है। दिस इज सब मेटासेंट्रिक जहाँ सेंट्रल से थोड़ा सा दूर है। एक्रोसेंट्रिक जहाँ एक एंड के आसपास है। और ये टीलोसेंट्रिक है जो कि हमारे बिल्कुल ही एंड पे ही प्रेजेंट है। और बेटा हमें ध्यान रखना है कि टीलोसेंट्रिक जो हमारा है ये ह्यूमंस में ये वाला क्रोमोसोम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए एक नोट लिख लीजिए। Sometime a few chromosome possess, यानी कि बहुत बार क्या होता है, कुछ बार क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे आए जाएंगे जिनके पास में होंगे नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कैरेक्टर्स। जैसे नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस at the different location। यानी कुछ हमारे पास में क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिनके पास में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं कुछ कुछ लोकेशंस पे जो कि प्रेजेंट है। और ये बेटा स्मॉल फ्रेगमेंट लाइक अपीयरेंस देंगे विच गिव्स small fragment like appearances, small fragment like appearance। और इनको बेटा हम बोलेंगे सैटेलाइट। तो यहाँ पर आके बेटा हमारा जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीट होता है। एक बार इसको बेटा एनसीईआरटी से देख लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। आ जाइए। इमेज क्लियर हो, चलिए एनसीईआरटी खोल लीजिए। You may recall that the interphase nucleus is a loose and distinct network of nucleoprotein fibers known as chromatin. But during different stages of cell division, cell shows structured chromosomes in places of the nucleus. Chromatin contains DNA and some basic protein known as histones, some non-histone protein and also RNA. So this is the constituent makeup of chromosome. A single human cell has approximately 2 meters long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes, which are 23 in pairs. You will study the details of DNA in chromosome in class 12 जो हम करेंगे। ठीक है, every chromosome essentially has a primary construction or a centromere on the sides of which disc shaped structure called kinetocores are present। ये बेटा हमारा कहीं पे यहाँ पे कहीं सेंट्रोमियर होगा, इसी के अराउंड दो हमें दिख जाएंगे क्या, काइनेटोकोर्स।
are present. Based on the position of centromere, the chromosome can be classified into 4 types: metacentric, submetacentric, acrocentric और सेंट्रिक, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इनके बेटा एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये पहचानने को आ जाते हैं। दिस वन इज मेटासेंट्रिक, दिस वन इज सब मेटासेंट्रिक, दिस वन इज एक्रोसेंट्रिक और ये हमारा है दो सेंट्रिक। लिख देते हैं एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, लास्ट वन मेटासेंट्रिक। आ गया समझ में? आगे चलता है। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions, the constant location, which gives the small fragment-like structure जिनको हमने बोला satellite. Last topic बेटा जो हमारा था आज का, that was microbodies. बेटा जो हमारी सेल्स होंगे, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। इसके बाद में बेटा मैं आपको दिखाती हूँ माइक्रोबॉडीज के कुछ एग्जाम्पल्स। पैरोक्सिसोम, बेटा सबने नाम सुना है, पैरोक्सिसोम का नाम सुना है? स्पेरोसोम्स और ग्लाइओक्सीसोम्स। कौन कौन से? पैरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सीसोम्स और स्पेरोसोम्स। बेटा ये जो तीनों हैं ये हमारे माइक्रोबॉडीज के एग्जाम्पल हैं। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, मैं लिख देती हूँ एक बार। पैरोक्सिसोम्स बेटा ये क्या करेंगे, जो फैटी एसिड चेन्स होती हैं, ब्रेक फैटी एसिड चेन्स, फैटी एसिड चेन बेटा ये पेरोक्साइड के मैकेनिज्म में, मेटाबॉलिज्म में एनिमल्स में इन्वॉल्व रहेंगी। प्लांट में करवाएंगी फोटो रेस्पिरेशन, प्लांट्स में क्या फैसिलिटेट करेंगी? फोटो रेस्पिरेशन। आउट ऑफ एनसीईआरटी है बेटा थोड़ा सा, लेकिन पता होने चाहिए इन ऑर्गेनल्स के मतलब और इन ऑर्गेनल्स के फंक्शंस। ठीक है, तो प्लांट्स में बेटा ये फोटो रेस्पिरेशन करवाएगा और एनिमल्स में इसका फंक्शन क्या होगा? एनिमल्स में बेटा ये पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म में फंक्शन करेगा, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? दूसरी बेटा हमने बात की थी स्पेरोसोम्स की, स्पेरोसोम्स बेटा ये लिपिड से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। ये लिपिड्स को स्टोर करेंगे और साथ ही साथ में क्या करेंगे? लिपिड स्टोरेज और सिंथेसिस भी कर लेते हैं कुछ कुछ हद तक। मैक्सिमम सिंथेसिस बेटा लिपिड्स का कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देन हमारे लास्ट हैं ग्लाइओक्सिसोम्स। और ये जो ग्लाइओक्सी बेटा नाम से ही पता लग रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो बेटा इनका सीधा साधा फंक्शन होता है कि फैट्स को लेके आओ और उनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट्स लिपिड इनटू कार्ब्स। क्लियर है? तो ये बेटा हमारे थे माइक्रोबॉडीज, जो कि हमारे होंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा जो हमारा सेल चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कल की क्लास से बेटा हम शुरू करेंगे, फ्रॉम टुमारो न्यू चैप्टर, और जो कि इसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, देखो सीक्वेंस वाइज तो इसके बाद में बायोमोलिक्यूल दे रखा है, लेकिन इसी के साथ में एसोसिएटेड है हमारा दूसरा चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो पहले हम वो करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपकी बाद में जो क्लासेस हैं वो रिज्यूम करी जाएंगी। और ये बेटा ध्यान रखना है कि कल से हम शुरू करने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन को। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, लगभग 3 दिन में बेटा इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।